नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं आपके लिए मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की आत्मकथा है, फिल्मी आत्मकथा। पार्ट 7। चेतन ने उस समय जितने बड़े दिल का सबूत दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। दोस्त की बात रखने के लिए उन्होंने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने दिया। उनकी जगह कोई और होता तो उल्टा मुझे अपने होश की दवा करने के लिए कहता। आज तक फिल्मों में कौन ऐसा नया कलाकार आया था जिसे स्टूडियो में पांव रखते ही 1000 रुपए की नौकरी पेश की गई हो। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को भी अपने कंधों पर उठाने की बेमियाद जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बाद में पता नहीं बात कैसे बाहर निकल गई कि दम्मो भी फिल्मों में काम करेगी। मेरे माता पिता को सख्त सदमा पहुंचा। घर का वातावरण इतना तल्ख हो गया कि बेचारी के पास दोनों बच्चों को साथ लेकर बंबई आने के सिवा कोई चारा न रहा। परीक्षित तब 4 बरस का था, शबनम होगी कोई 10 महीने की। अब हम चेतन के उसी पहाड़ी बंगले जैसे घर में थे। एक कमरे में चेतन और उनकी पत्नी उमा, दूसरे में चेतन के छोटे भाई देव यानी देवानंद और गोल्डी यानी विजयानंद, तीसरे में दम्मो, मैं और बच्चे, और ड्राइंग रूम में हमीद बट और उनकी पत्नी अजरा मुमताज़ ने डेरा डाल रखा था। उमा के ऊपर इतना बड़ा बोझ बनने का दम्मो को हर वक्त मलाल रहता था, लेकिन उम्र ऐसी थी कि हम बेआरामियों में मज़ा ढूंढते थे। उमा भी हर समय हंसती खेलती नजर आती, जैसे सब मिलकर पिकनिक पर आए हुए हों। आज मेरे पास अपना मकान है। घर के 5 व्यक्तियों के लिए 10 कमरे और 5 मोटरें हैं। चेतन, देव, विजय मुझसे भी कहीं अधिक बढ़कर अमीरी भोग रहे हैं, पर शायद वे भी इस बात को मानते होंगे कि अब जिंदगी में वो मज़ा नहीं रहा जो तब था। सुबह नाश्ता करके चेतन और मैं घर से निकल पड़ते और फ्लोरा फाउंटेन के निकट इंडिया कॉफ़ी हाउस में जाकर बैठते। बहुत रोमांटिक जगह थी वो उन दिनों। किसी टेबल पर कांग्रेसी, किसी पर कम्युनिस्ट, किसी पर सोशलिस्ट बहसें चल रही होती। इसके अलावा पत्रकारों, चित्रकारों, नर्तकों और तरह तरह के अन्य भूखे और नीम भूखे बेकार कलाकारों का जमघट रहता। उनके जीनियस पर मरने वाली तितलियां भी फड़फड़ाती। बड़ी हरकत थी उस वातावरण में। ये विचारों और आदर्शों की हरकत थी या उनके पीछे अपने काम संवारने की, कहा नहीं जा सकता, लेकिन हरकत बहुत थी। वक्त ही ऐसा था। युद्ध अपनी आखिरी सांसों पर था। यूएनओ के विधान बन रहे थे। गांधी जिन्ना मुलाकातें नज़दीक आ रही थीं। चेतन का टेबल धीरे धीरे केंद्रीय टेबल बन जाता। अनेक दिलचस्प हस्तियां कुर्सियां घसीट घसीट कर इर्द गिर्द आ बैठती। शहर के सुसंस्कृत हलकों में चेतन का खासा प्रभाव दिखाई देता था। भारती साराभाई चाहती थीं कि उनका नाटक निर्देशित करें। राजा राव अपने उपन्यास के बारे में उनसे सुझाव लेते। राम गोपाल उन्हें अपने साथ लंदन चलने की दावतें देते। फिर अचानक फ़ोन की घंटी बजती। मैनेजर कहलवा भेजता, मिस्टर पास्ता ने आपको दफ्तर बुलवाया है, या मिस्टर हितेन चौधरी आपको याद कर रहे हैं। हम कॉफ़ी के प्याले छोड़कर फौरन बाहर भाग उठते। उम्मीदें आसमान पर जा पहुंचती। अब ज़रूर नीचा नगर के लिए फाइनेंस का इंतज़ाम हो गया होगा। मिस्टर पास्ता और हितेन चौधरी दोनों का विचारशील धनवानों से अच्छा रसूख था। नीचा नगर जैसी फिल्म के लिए, जिसमें बॉक्स ऑफिस मनोरंजन का कोई मसाला और कोई फिल्म स्टार नहीं था, किसी ऐसे व्यक्ति से ही आर्थिक सहायता की आशा की जा सकती थी। दिन में हम फोर्ट के इलाके में आलीशान दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़ते। शाम को कालबा देवी और ग्रांट रोड के सेठों की, जो फिल्मों को केवल मुनाफे के दृष्टिकोण से देखते थे। मुझे पता नहीं था कि यह लगातार सीढ़ियां चढ़ते रहना किस मर्ज की दवा साबित होगा। बस इतना याद है कि वो सीढ़ियां हर जगह हद से ज़्यादा अंधेरी और गंदी हुआ करती थीं। लड़ाई का ज़माना होने से कच्ची फिल्म यानी रॉ स्टॉक का राशन था। फिल्म सिर्फ उसी निर्माता को मिलती थी जिसके पास लाइसेंस हो। लाइसेंस देने के लिए लोग कई तरह की तिकड़में किया करते थे, क्योंकि लाइसेंस मिलते ही वो बाजार में 1.5-2 लाख रुपए में बिक सकता था। मतलब ये कि जिसको सरकार से लाइसेंस मिला हो, उसके लिए स्टार रहित फिल्म बनाने में भी कोई नुकसान नहीं था। बल्कि अगर फिल्म कामयाब हो जाए तो मुनाफा दुगना चौगुना। कम से कम चेतन इसी उम्मीद पर चल रहे थे। अगर चेतन मेरा और दम्मो का ख्याल छोड़कर एक आध स्टार को घेर लेते तो सारी मुश्किलें चुटकियों में हल हो सकती थीं। पर चेतन दोस्त के साथ किए हुए वादे को निभाने पर तुले हुए थे।
दिन प्रतिदिन मेरी आर्थिक दशा कमज़ोर होती जा रही थी। विलायत से लाई हुई थोड़ी बहुत पूंजी पानी की तरह खर्च होती जा रही थी। घर से पैसे मंगवाने का सवाल ही नहीं उठता था। पर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ थी बेकार बैठना। वक्त को धक्का देना बहुत मुश्किल समस्या हो गई थी। फिल्म निर्देशक फणी मजुमदार का घर पाली हिल में चेतन के घर के पास था। न्यू थिएटर में उन्होंने कपाल कुंडला और डॉक्टर जैसी फिल्में बनाकर शोहरत कमाई थी और अब बम्बई आ गए थे। उच्च कोटि के निर्देशकों में गिने जाते थे। चेतन चुपचाप उनके पास मेरी सिफारिश कर आए। उन्होंने मुझे दादर अपने दफ्तर में बुला भेजा। दादर मेन रोड उस समय बम्बई का हॉलीवुड था। बड़े बड़े स्टूडियो श्री साउंड, रणजीत, अमर, मिनर्वा, कारदार, राजकमल उसी के पड़ोस में थे। इसीलिए वहाँ फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों की भी भरमार थी। अब वो बात नहीं रही। स्टूडियो और दफ्तर दूर दूर बिखर गए हैं। उनके नक्शे भी बदल गए हैं और फिल्मी लोगों के रंग ढंग भी। उस समय लंबे बाल, तिरछी मूछें और कलमें, आंखों में जानिसारी, चाल में मस्ती, ये सब फिल्म अभिनेताओं के जाने पहचाने लक्षण हुआ करते थे। दादर में पैर रखते ही इनका जलवा साफ नजर आता था। स्टेशन की तरफ से दाखिल होते ही दादर का पहला मुकाम दादर बार था। ये एक बहुत बड़ा शराब खाना था जो अब दारूबंदी के कारण केवल एक भोजनालय बनकर रह गया है। लेकिन पुराने वक्त के दिलफरेब बोर्ड अब भी बाहर लगे हुए हैं और अंदर जगह जगह आदमकद आईने भी हैं। ये फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं की मानी हुई जगह थी। सहगल, चंद्रमोहन, मोतीलाल और ईश्वरलाल भी कभी न कभी वहाँ ज़रूर आकर बैठते होंगे, इसमें मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है। उस समय आमदनियों में इतना आकाश पाताल का फर्क नहीं आया था। शख्सियतों पर पैसे के इतने स्पष्ट मापदंड नहीं लगे थे। मेल मिलाप चाहे दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था, पर आज की तरह बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। दारूबंदी होने से पहले एक आध बार मैंने भी दादर बार में शराब पी थी और अनगिनत आईनों में अपना चेहरा निहारा था, शायद ज़िया सरहदी की सोहबत में। वो बिल्कुल ऐसी जगह थी जिसके खिलाफ धर्म स्थानों में भाषण दिए जाते हैं या नाटकों में नक्शा बांधा जाता है। आज कोई ऊंचे दर्जे का निर्माता या अभिनेता ऐसी घटिया जगह पर पैर रखना पसंद नहीं करेगा। दादर बार में से गुजरता हुआ मैं कोरोनेशन मैंशन में आया, जहां फणीदा का दफ्तर था। वो अपनी बड़ी मेज पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे सामने सोफे पर बैठने का आदेश दिया। उम्र में वो मेरे ही बराबर दिखाई देते थे, शायद साल 2 साल छोटे ही थे। चेहरे पर कोमलता और मिठास थी जो बंगालियों की विशेषता है। कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। उनके साथ बातें करते हुए वो मुझे घूरते जा रहे थे, जो मेरे लिए बड़ा अजीब सा अनुभव था। कह नहीं सकता वो मेरे हुलियों को पसंद कर रहे थे, जांच रहे थे, सराह रहे थे या उस पर मोहित हो रहे थे। मैं उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा था। ये तो नहीं कह सकता कि पहले कभी किसी ने मेरी तरफ इस तरह घूरा नहीं था, पर फिर भी ये भयभीत कर देने वाला अनुभव था। हो सकता है कि वो मेरे अंदर सोई हुई कला को देख रहे हों। ये सोचकर मैं भी यथाशक्ति उनके साथ अपने दिल के तार मिलाने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर के बाद बाकी लोग उठकर चले गए। शायद उनको अनुमान हो गया था कि फणीदा को मेरे साथ कोई व्यक्तिगत बात करनी है। शायद उन्हें उठने के लिए कोई सूक्ष्म सा संकेत किया गया हो। ये भी फिल्मी दुनिया में चलने वाला एक दस्तूर है। कामयाब निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं के दरबार सदा सजे रहते हैं। दरबारियों को आमतौर पर चमचों के नाम से संबोधित किया जाता है। तखलिए के लिए बस एक चुटकी बजाने की ज़रूरत है। जब हम अकेले रह गए तो फणीदा, फिल्मों में वो इसी नाम से मशहूर हैं, कहने लगे कि अपनी वर्तमान फिल्म जस्टिस यानी इंसाफ में वो मुझे एक छोटा सा रोल देंगे, हीरो के दोस्त का। अगली फिल्म में मुझसे हीरो का तो नहीं, पर एक मुख्य रोल करवाएंगे और फिर उससे अगली फिल्म में हीरो का। मैंने उनका धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर चला आया। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और मैं दावे के साथ अपने आप को फिल्म अभिनेता कह सकता था। चेतन ने पूछा, पैसे वैसे की कुछ बात हुई कि नहीं? नहीं, करनी थी ना। उन्होंने 3 फिल्मों का नक्शा बना दिया मेरे सामने, उनमें से किसकी बात करता? चेतन चुप रहे। वो समझ गए होंगे कि मेरी अकड़ पहले से काफ़ी गिर चुकी है। आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कल काम शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान था। पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते बीतने लगे। न काम के न ही पैसे के आसार नजर आए। लेकिन शूटिंग का ख्याल मेरे मन पर पूरी तरह छा गया था। नाई से बाल कटवाने की भी मैं पहले फणीदा के दफ्तर जाकर ही इजाज़त मांगता, क्योंकि किसी से सुन लिया था
कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाने से कॉन्टिन्यूटी में जंप आ जाता है। कॉन्टिन्यूटी क्या बला है और जंप क्या है मुझे पता नहीं था, पर मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे कला को नुकसान पहुंचे। क्या पता किस दिन अचानक शूटिंग निकल आए। ऐसी हास्यास्पद हरकतें फिल्मों के नए रंग रूट आमतौर पर करते हैं। वो साबुन मल कर मुंह धोते हैं, क्रीमें थोपते हैं, आईने के सामने तरह तरह के पोज बनाते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि अभिनय कला का ज़्यादा संबंध चिंतन के साथ है, बाहरी चीज़ें इतना महत्व नहीं रखती। एक दिन अखबार में पढ़ा कहीं पीपल्स थिएटर का नाटक होने वाला है। चीन के पीपल्स थिएटर के बारे में तो मैं जानता था, हिंदुस्तान में पीपल्स थिएटर कहाँ से आ गया? चेतन से पूछा, उन्हें भी कुछ पता नहीं था। शाम को जब सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की कवायद करते हुए हम बीपी सामंत साठे से पूछ बैठे, मिस्टर साठे, बम्बई में कोई पीपल्स थिएटर भी है क्या? क्यों नहीं, मैं स्वयं उसका मेंबर हूँ, उन्होंने हंसकर जवाब दिया। उसी की एक मीटिंग में जा रहा हूँ, चलना हो तो आप भी चलें। ख्वाजा अहमद अब्बास अपना नया नाटक पढ़ेंगे। मेरे आग्रह करने पर चेतन भी साथ चल पड़े। ओपेरा हाउस के नज़दीक एक गली में प्रोफेसर देवधर की संगीतशाला थी। छोटा सा हॉल था उसका, जिसमें 100 के लगभग व्यक्ति बैठ सकते थे। एक तरफ छोटा सा स्टेज था। वो हॉल हर शाम इप्टा की सरगर्मियों का केंद्र बन जाता था। हॉल में कोई 20 एक लड़के लड़कियां पंखे के नीचे बैठे हुए थे। अब्बास अपना नाटक पढ़ना शुरू करने वाले थे। मैं और अब्बास सरसरी तौर पर एक दूसरे को जानते थे। लंदन में मैंने उनकी कुछ उर्दू कहानियां भी पढ़ी थीं, पर हम कभी मिले नहीं थे। अब्बास ने बैठे बैठे ही हमारे साथ हाथ मिलाए और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। नाटक किस स्तर का है इसका अनुमान केवल एक बार सुनकर नहीं हो सकता था। उसमें जज्बाती गहराई या नाटकीय उठान मुझे ज़्यादा नहीं लगी। अभी मैं ये बात सोच ही रहा था कि अब्बास ने एक विचित्र घोषणा कर दी। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच बलराज साहनी मौजूद हैं। अब मैं ये ड्रामा उनके हवाले करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि वही इसे डायरेक्ट करें। मैं बुत सा बनकर देखता रह गया, पर इनकार करने की मूर्खता मैंने नहीं की। खाली बैठ बैठ कर तंग आ गया था, कुछ करने को तो मिलेगा। इस तरह अचानक ही मेरी जिंदगी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी छाप मेरे जीवन पर अमिट है। आज भी मैं अपने आप को इप्टा का कलाकार होने में गौरव महसूस करता हूँ। उसी रात मैं इप्टा के साथियों के साथ वो नाटक देखने भी गया जिसका इश्तिहार सुबह अखबार में पढ़ा था। नाटक का नाम था माँ। निर्माता थे मामा वरेरकर। मूल मराठी से हिंदी अनुवाद किया गया था। नाटक बुरा नहीं था, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण ने मुझे हद से ज़्यादा निराश किया। नाटक के कलाकार ज़्यादातर ऐसे थे जिन्हें हिंदी ठीक से बोलनी आती नहीं थी। उनका गुजराती, मराठी और मद्रासी उच्चारण कानों में खटकता था। मैंने रेडियो के काम के लिए अपने उच्चारण से पंजाबियत निकालने की अथक मेहनत की थी। मेरा दृढ़ विश्वास था कि कलाकार को उस ज़बान का माहिर होना चाहिए जिसमें उसे काम करना है। उस समय स्टेज पर मैं जिन्हें काम करते हुए देख रहा था, उनमें से कोई थोड़ी बहुत ही मेरी कसौटी पर पूरा उतरता था। क्या इनसे ही मुझे जुबैदा के पार्ट करवाने पड़ेंगे? सोच सोच कर मेरा दिल बैठने लगा। सारी रात मैंने सोचते हुए गुजारी। अगर इन कलाकारों से काम करवाया तो बेड़ा गर्क होने में ज़रा भी संदेह नहीं है। अगर इनकार किया तो फिर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के सिवा कोई और काम नहीं रहेगा। आखिर करूँ तो क्या करूँ? आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए। शाम को मैंने शर्त पेश की कि पात्रों के चुनाव अथवा अन्य सब बातों के बारे में मेरे फैसले में किसी का दखल नहीं होगा। अब्बास के जज्बाती स्वभाव को ये रूखी बात बुरी लगी, लेकिन एक लंबे बालों वाला दुबला पतला नौजवान आगे बढ़कर बोला, हमें सब शर्तें मंजूर हैं। उस नौजवान का नाम था जसवंत ठक्कर, जिनकी पिछले 20 वर्षों की सेवा गुजराती नाटकों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। उनकी मेहनत की बदौलत आज सौराष्ट्र के सब विश्वविद्यालयों में नाटक विभाग खुल चुके हैं, जिनमें छात्रों को बीए की डिग्री दी जाती है। उस समय जसवंत शायद इप्टा के सेक्रेटरी थे। अगले दिन से मैंने जुबैदा के पात्रों की तलाश जारी कर दी। हीरो के लिए चेतन को राजी करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। हीरो के छोटे भाई का रोल देवानंद ने खुशी खुशी संभाल लिया। जुबैदा के पात्र के लिए अजरा ने हाँ कर दी, लेकिन पात्रों की सूची बहुत लंबी थी जो 30-35 तक जा पहुंचती थी, इसलिए छोटे पात्रों के लिए मैंने जिद छोड़ दी। लेकिन बड़े पात्रों के बारे में मैं अपने फैसले पर अटल रहा। पता नहीं किस भरोसे पर अब्बास ने निर्देशन का काम मेरे हवाले कर दिया था। स्टेज का मेरा अनुभव केवल 1-2 कॉलेज में और 1-2 शांति निकेतन में खेले गए नाटकों तक ही सीमित था। पात्रों का निर्देशन थोड़ा बहुत कर सकता था, पर निर्देशन की तकनीकी पहलुओं से मैं बिल्कुल अनजान था।
और अब तक हूँ। ये मेरे कलात्मक जीवन का एक अंधकारमय पहलू है। मैं अपनी इस कमज़ोरी से खूब वाकिफ़ था। इससे उत्पन्न आत्मविश्वास की कमी और चिंता के कारण कई बार रिहर्सलों के दौरान मेरे चेहरे और आंखों में पथराव सा आ जाता था। अजरा कहती, आंखें झपकाओ बलराज, आंखें झपकाओ, मुझे डर लगता है। आत्मविश्वास, चुस्ती, दिलेरी आदि गुण ईश्वरीय देन नहीं होते। उदाहरण के तौर पर कोई गांव का होशियार और फुर्तीला नौजवान जब किसी बड़े शहर में आए तो सुस्त सा पड़ जाता है। इसका कारण ये नहीं है कि बदली हुई जलवायु का उस पर एकाएक असर हो गया है। दरअसल उसे शहरी जीवन के उलझाव और बारीकियों का ज्ञान नहीं होता और न उसकी इतनी शिक्षा होती है कि उन्हें जल्दी से समझ सके। इसलिए वो सहम सा जाता है, उसकी आंखों में पथराव और अंगों में सुस्ती सी आ जाती है। ज्ञान की संपूर्णता आत्मविश्वास पैदा करती है। अज्ञान का जरा सा भी अंश किसी न किसी समय मनुष्य के आत्मविश्वास, उसकी फैसला करने की शक्ति और उसकी बहादुरी को दगा दे सकता है। अपनी तकनीकी अज्ञानता को छुपाने के लिए मैंने अपना सारा जोर पात्रों के चुनाव पर लगा दिया। मैं चाहता था कि हर पात्र के लिए मुझे बाहर भीतर से ऐसे कुशल कलाकार मिल जाएं जो स्टेज पर पहुंचते ही ठाठ बांध दें, फिर बाकी सब कसूर माफ़ हो जाएंगे। मीर साहब, मिर्ज़ा, मुंशी बेदिल, सेठ साहब इस नाटक के विशेष और दिलचस्प पात्र थे। मीर के लिए मैंने अब्बास की बाँह पकड़ ली। वो बहुत छटपटाए क्योंकि स्टेज पर काम करने का उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था, पर मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। पर सबसे दिलचस्प तलाश मुंशी बेदिल के पात्र की रही। एक दिन मैंने चेतन को कॉफ़ी हाउस में एक ठिंगने कमज़ोर से आदमी के साथ बातें करते हुए देखा। मुंशी बेदिल की जीती जागती तस्वीर थी वो। उस व्यक्ति का नाम रशीद खान था, जिसको आप अनुराधा, गर्मकोट और अन्य कई फिल्मों में देख चुके होंगे। वो ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट थे। मैं हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया। रशीद खान ने जैसे मेरी आंखों में पढ़ लिया था कि मैं जल्दी हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। वो भयभीत से हो गए। कुर्सी खींचकर मेरे नज़दीक बैठते हुए उन्होंने संजीदगी से मुझे समझाना शुरू किया। देखिए साहब, नाटकों और फिल्मों में मैं अपने आप को किस कदर तबाह कर चुका हूँ, ये एक बहुत लंबी दास्तान है। इस वक्त मैं ये कह देना काफ़ी समझता हूँ कि मुझे उनके नाम से भी नफ़रत हो चुकी है। रेडियो की नौकरी से मुझे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का सहारा मिला है। इसे मैं किसी भी सूरत में ख़तरे में नहीं डाल सकता। लेकिन नाटक में काम करने से आपकी नौकरी कैसे खतरे में पड़ सकती है? दूसरे लोग भी तो हैं जो काम कर रहे हैं, मैंने कहा। यह मैं बेहतर समझता हूं, लेकिन आपको देखने के बाद अब मुझे इस रोल के लिए दूसरा आदमी जच ही नहीं सकता। बताइए मैं भी क्या करूं? आप भाड़ में जाएं। वो उठकर बाहर चले गए। पूरे 2 महीने नाटक की रिहर्सलें चलती रहीं। पूरे 2 महीने मैं रशीद खान का इंतज़ार करता रहा। कितनी कितनी देर मैं रेडियो स्टेशन के बरामदों में खड़ा रहता। जब भी वो आते जाते मैं हाथ बांध कर खड़ा हो जाता। वो पुलिस बुलाने की धमकियां देते। कई बार उन्होंने चपरासी से कहकर मुझे अपने कमरे से बाहर निकलवाया, पर मैंने भी सब्र का साथ नहीं छोड़ा। रेडियो स्टेशन से मेरा बहुत रसूख था। बीबीसी का अनाउंसर जो रहकर आया था, अगर चाहता तो किसी ऊंचे अफसर की मदद से मैं रशीद को हासिल कर सकता था, पर ऐसा करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। इधर अब्बास और दूसरे साथी अधकचरी रिहर्सलों से तंग आ रहे थे। अनाड़ी निर्देशक पर लोगों को वैसे भी भरोसा नहीं होता। किश्ती को भंवर में फंसा देखकर किसी न किसी बहाने साथ छोड़ जाते हैं। जसवंत ठक्कर मुझसे सेटों, लाइटिंग और तकनीकी बातों के बारे में पूछते। मैं गोलमोल सा जवाब देता। साठे और अब्बास किसी न किसी बहाने रिहर्सलें देखने के लिए अप्रकट रूप से मुझे उनकी सहायता लेने के लिए कहते। लेकिन मैं जानता था कि ज़रा भी आत्मविश्वास की कमी प्रदर्शित की तो भट्टा ही बैठ जाएगा। एक दिन मैंने सख्ती के साथ हस्तक्षेप न करने की शर्त फिर दोहरा दी। साथियों के चेहरों पर मायूसी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। सिर्फ एक जसवंत ठक्कर थे जिन्होंने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं कराया। हालांकि मेरी खामियों को सबसे ज़्यादा वही पढ़ सकते थे। रिहर्सलों में वो हमेशा मुझसे पहले पहुंचते थे और छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। मेरी एक एक हरकत को वो कदरदानी से देखा करते। उनकी मौजूदगी में मैं खुला खुला महसूस करता, जैसे कोई बहुत ही प्यारा दोस्त मिल गया हो। धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया कि स्टेज की तकनीकी ज़रूरतों के बारे में मुझे उनके होते हुए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत पेचीदा भी नहीं है। एक दिन ईरानी होटल में इकट्ठा चाय पीते हुए मैंने अपनी कल्पना को बेलगाम छोड़ते हुए कहा, मेरा दिल चाहता है कि शादी वाले सीन में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बाजे गाजे के साथ दर्शकों के बीच से स्टेज पर लाऊं।
बारात थिएटर के एक दरवाजे में से दाखिल हो और दूसरे में से बाहर निकल जाए। ठीक उसी वक्त पर्दा उठे और कहार डोली लाते हुए नजर आए, साथ में शहनाई बज रही हो। मेरा ख्याल था कि इस बात पर जसवंत ज़रूर मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो इस तरह कुर्सी से उछल पड़े जैसे मैं आसमान के तारे तोड़ लाया हूँ। मेरे मना करते करते उन्होंने मेरी इस सनक को वास्तविक जामा पहनाने के प्रयत्न शुरू कर दिए। कावस जहांगीर हॉल म्यूनिसिपैलिटी के अधीन था, जिसने हॉल में से जानवर लाने की इजाज़त देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। लेकिन जसवंत कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने एक वकील की मदद से अधिकारियों के आगे सबूत पेश किया कि 1922 में इसी हॉल की स्टेज पर बंदर लाया गया था। अगर बंदर आ सकता है तो घोड़ा क्यों नहीं आ सकता। इजाज़त मिल गई। जसवंत अपनी धुन के मस्त मौला आदमी थे। इप्टा के साथी उन्हें मैड कैप के नाम से पुकारते थे। एक मैड कैप की और वृद्धि होने से भला जसवंत को क्या ऐतराज़ हो सकता था। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। हम आपस में खूब घी खिचड़ी होने लगे। उनके साथ मैंने बम्बई के गली कूचों की खूब सैर की, अच्छे अच्छे नाटक देखे, अच्छे अच्छे लोगों से मिला। अब्बास और बाकी साथियों ने कहना शुरू कर दिया, चलो अब ये भी कम्युनिस्ट बना कि बना। मैं इन बातों पर कान न देता। जसवंत कम्युनिस्ट थे या नहीं, न तो मैंने कभी उनसे पूछा और न ही उन्होंने मेरे साथ कभी राजनीति की बात की। मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने इस बात की परवाह ना की कि वो दोस्त कम्युनिस्ट है या नहीं। इप्टा के बारे में कभी कभी मैं सुनता था कि अंदर ही अंदर अलग अलग गुटों की खींचतान रहती है और कम्युनिस्ट मेंबर संस्था पर हावी हैं, लेकिन क्यों और कैसे ये जानने की न मुझे फुर्सत थी और न ही दिलचस्पी। मेरा ध्यान नाटक में लगा हुआ था। पात्र निर्देशन के विषय में अंग्रेजी साहित्य से, कॉलेज के ज़माने में अहमद शाह बुखारी जैसे उच्च कोटि के नाटक विशेषज्ञों और लंदन में देखे गए नाटकों में हासिल की गई कदरें कीमतें मेरे बहुत काम आईं। जुबैदा नाटक, चाहे वो अच्छा था या बुरा, मैं अब उसे एक पवित्र धार्मिक पुस्तक की तरह देखता था। मेरा विश्वास था कि नाटक की अच्छाई बुराई के बारे में निर्देशक को नाटक हाथ में लेने से पहले सोचना चाहिए और एक बार हाथ में ले लेने के बाद फिर उसे कभी तकनीकी नज़र से नहीं देखना चाहिए। निर्देशक का काम अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि लेखक के आशय की पूर्ति करना है। उसे रंग रूप का वेश पहनाकर दर्शकों के सम्मुख निखारना है। जो निर्देशक रिहर्सल के दौरान मूल नाटक में मनमाने परिवर्तन करते जाते हैं, वो अच्छा काम नहीं करते। लेखक की सलाह के बिना परिवर्तन करना अय्यारी है। अब्बास के नाटक में बहुत कमजोरियां थीं। मेरे साथी कई बार उनकी तरफ मेरा ध्यान खींचते, पर अब्बास से जिक्र करने से पहले मैं नाटक को फिर गौर से पढ़ता और हर सवाल का जवाब नाटक के अंदर ही मुझे मिल जाता। मैं अब्बास की योग्यता पर अश किए बिना न रहता। चाहे कुछ भी कहिए, अब्बास के नाटकों में एक मनका होता है, एक अनोखापन, एक मनोरंजक लोच जो मैंने हिंदी उर्दू के किसी और नाटककार में कम ही देखी है। काश अब्बास ने अपनी इस उपलब्धि की ओर विशेष ध्यान दिया होता। खैर, निर्देशक की कल्पना को प्रेरणा देने के लिए अब्बास के नाटकों में भरपूर मसाले होते हैं। रिहर्सलों पर आने से पहले मैं पात्रों की पूरी गतिविधियों का नक्शा मन में बैठा लेता, जिसके कारण कई बार वो बहुत मज़ेदार हो जाती थी। पर अनुभव न होने के कारण कई बार मुझसे सख्त गलतियां हो जाती थीं। देवानंद को शायद गुस्से में आकर मैं कभी कह बैठा था, यार तू कभी एक्टर नहीं बन सकता। मुझे नहीं याद, पर यह पक्की तरह याद है कि जब उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया था तो मैंने चेतन से चोरी छिपे उसे पूना भगा दिया था और ताकीद की थी कि अगर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेश करें तो वो किसी सूरत में इनकार न करें, चाहे शर्तें कितनी भी कठिन क्यों ना हों। इस तरह देव को फिल्मों में धकेलने के लिए एक तरह से मैं ही जिम्मेदार हूँ। फिर भी नासमझी में कही हुई बात देव को काफ़ी चुभी थी और फिल्मी पत्रकारों ने उसे दिल खोल कर उछाला भी था। इससे साफ जाहिर है कि निर्देशक को कभी भी संयम नहीं खोना चाहिए। कभी भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे कलाकार का दिल दुखे या उसका हौसला पस्त हो। मैं एक बार नहीं, कई बार ऐसी गलतियां कर चुका हूं जिनका मुझे गहरा दुख है। वो मेरी अज्ञानता का नतीजा थी। शो में केवल 4 दिन बाकी रह गए थे। मुंशी बेदिल वाला मामला अभी भी हवा में लटका हुआ था। न रशीद खान अपनी जिद छोड़ने को तैयार थे और न मैं, लेकिन कलाकार आखिर कलाकार होता है। मेरी दयनीय हालत देखकर आखिर उन्हें ही हार माननी पड़ी। लेकिन अब संवाद याद करने का समय नहीं रहा था।
मुंशी बेदिल स्टेज पर एक अखबार पढ़ते हुए दाखिल होते थे। सो रशीद खान ने अपने संवाद अखबार में छिपा कर रखे होते थे। हर दृश्य में वो अपने संवाद पढ़कर ही बोलते थे। दर्शकों को इस बात का आभास तक नहीं हुआ, बल्कि जुबैदा नाटक की कामयाबी ज़्यादातर मुंशी बेदिल के पात्र से ही जुड़ गई। उनकी इतनी चर्चा हुई कि बेचारे रशीद खान को फिर रेडियो छोड़कर फिल्मों और नाटकों में ही आना पड़ा। शो वाले दिन तक नाटक की किश्ती डामाडोल रही थी। ठीक पर्दा उठने से पहले चेतन को दमे का दौरा शुरू हो गया। सो जल्दी जल्दी मेकअप करके हीरो का रोल मुझे खुद करना पड़ा। मैंने उसकी रिहर्सलें तो की नहीं थीं, लेकिन नाटक शुरू से आखिर तक मुझे याद हो चुका था, इसलिए बचाव हो गया। किस्मत से मैंने इस मुश्किल वक्त में सहायक होने के लिए अपने छोटे भाई भीष्म साहनी को रावलपिंडी से बुला लिया था। पहले शो में उसने एक नहीं बल्कि 3 छोटे छोटे पात्रों का रोल मेकअप बदल बदल कर बहुत अच्छी तरह निभाया। एक दृश्य में वो म्यूनिसपैलिटी के कर्मचारी के रूप में गली की लालटेन जलाने आए, जिसमें नीचे मूढ़ों पर बैठकर मीर साहब, मिर्ज़ा, सेठ साहब और मुंशी बेदिल की गप गोष्ठी होती थी। संवाद न उसको याद थे न मुंशी बेदिल को। पता नहीं किस बात पर दोनों एक दूसरे से उलझ पड़े। वो झपट इतनी स्वाभाविक, दिलचस्प और मज़ेदार सिद्ध हुई कि हमेशा के लिए नाटक का भाग बन गई। तमाम मुश्किलों के बावजूद नाटक को आशा से अधिक सफलता मिली। दर्शकों के ठीक बीच से जब बैंड और घोड़े समेत दूल्हे की बारात निकली तो थिएटर की दीवारें तालियों की आवाज़ों से कांप उठीं।